हेलो वीवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि जब कोर्ट मैरिज नाम एक ही है तो अलग अलग वकील आपको अलग अलग तरह की सलाह क्यों देते हैं, क्यों लोग आपको अलग अलग तरह से बताते हैं। कोई कहता है कि नोटिस पीरियड कुछ नहीं है, कोई कहता है कि 1 हफ्ते में शादी होगी, कोई कहता है कि 1 महीने में शादी होगी और कोई कहता है कि 3 महीने में शादी होगी। कोई मैरिज करने के लिए खर्चा 5,000 बताता है तो कोई 50,000 बताता है। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसी भ्रांतियाँ क्यों हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अलग अलग चीज़ें आपको बता रहे हैं? तो हम पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे कि कोर्ट मैरिज के बारे में इस तरह की भ्रांति क्यों फैलाई जाती हैं और कोर्ट मैरिज एक्चुअल में किस तरह से की जाती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, लड़का और लड़की दोनों मैच्योर माइंड के पर्सन होने चाहिए, दोनों की उम्र शादी करने के लायक होनी चाहिए, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। लड़का और लड़की की एज के बारे में अगर बात करेंगे तो लड़की की उम्र 18 साल है तो अभी तक तो पर्याप्त है, लेकिन भविष्य में उम्मीद है कि जल्दी ही इस बात का अमेंडमेंट आ जाएगा और लड़की की उम्र 21 साल होने की उम्मीद करते हैं। लड़के की उम्र आज के टाइम पर भी 21 साल ही है। तो फ़िलहाल के टाइम पर अगर हम बात कर रहे हैं तो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है, लेकिन यह एक हार्डकोर रूल नहीं है कि यही उम्र भविष्य में भी रहने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये उम्र जल्दी ही चेंज हो जाएगी और लड़की की उम्र भी 18 साल से बढ़कर 21 साल कर दी जाएगी। इसके अलावा ये है कि लड़का और लड़की दोनों के जो पर्सनल लॉ हैं वो आपस में शादी करने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो वो आपकी शादी किताबिया के साथ में करने के लिए परमिट करता है। हिंदू लॉ की अगर बात करेंगे तो वो आपकी शादी सिर्फ हिंदूज़ के साथ में करने के लिए अलाउ करता है, जिन्हें हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदूज़ माना गया है। इसी तरह से लोग अपने अपने रिलीजियस एक्ट के हिसाब से शादी करना चाहते हैं और कहीं कहीं पे पर्सनल लॉ बार्ड कर देता है कि आप इन लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लॉ हिंदू और मुस्लिम दोनों को इस बात के लिए बार्ड करता है कि आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदूज़ के अकॉर्डिंग मुस्लिम हिंदूज़ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, और मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग हिंदूज़ मुस्लिम्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि वो आइडल वर्शिप करते हैं। बहरहाल ऐसे जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सब डिफरेंसेस को ख़त्म करने वाली अगर एक्ट की बात करी जाएगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसी शादी हो पाएंगी, और इसका जो तरीका होगा शादी करने का वो थोड़ा सा अलग होगा। हम अभी दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें क्यों करते हैं। सबसे पहले उस कैटेगरी की बात करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो आपको मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी शादी हम यहीं कोर्ट से ही करा देंगे। और इस तरह की शादी कराने वाले लोगों को मैं फ्रॉड कहता हूँ, ठग कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब लोग इस तरह की शादी कराते हैं जिसमें रिचुअल्स को कंप्लीट नहीं किया गया है और स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है, शादी की डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड करा के शादी करा दी गई है, तो ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी इंसान को कैसे मैरिड हस्बैंड वाइफ मान लिया जाए या फिर उनकी शादी को किस तरह से वैलिड करार किया जा सकता है। हालांकि अगर वो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट ही बनाना चाहते हैं तो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट के आधार पे वो अपना लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बना सकते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप हर एक धर्म में हलाल नहीं है, हराम मानी जाती है। ऐसे रिलेशन को कोई सम्मान, कोई प्यार, स्नेह नहीं मिलता है समाज का, और ऐसे रिलेशन को समाज ने धिक्कारा है हमेशा ही। बहरहाल लिव इन रिलेशनशिप एक मानव की खुद की परिकल्पना है, वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है, और यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हुए कि भी इंसान को अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीने का, अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेते हुए इंसान लिव इन रिलेशनशिप में रह लेता है। उसकी जीवन में किसी इंसान की क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं है, उस बात को नहीं देखा जाता है, लेकिन उसकी खुद की मॉरल लाइफ किस तरह की है इस चीज़ को देखा जाता है। और स्पेशली इस चीज़ को भी हम कंसिडर करेंगे कि आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज करने वाले कपल्स को लोग ये कहते हैं कि आपकी शादी हम 3 घंटे में करा देंगे, तो 3 घंटे में किस तरह कराया जाता है? 3 घंटे में शादी कराने का दावा 2 प्रकार के लोग करते हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं जो आपकी शादी आर्य समाज मंदिर से कराएंगे, और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो आपकी शादी आर्य समाज मंदिर से कराने के बाद रजिस्टर्ड कराएंगे। ये दोनों लोग आपकी शादी को एक ही दिन में और 3-4 घंटे में कराने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर इनके पास में पर्याप्त संसाधन है ये तभी आपका कार्य को 3 से 4 घंटे में करा पाएंगे। अगर कोई
इंडिविजुअल एडवोकेट जिसके पास कंप्लीट सेटअप नहीं है तो वो आपकी शादी को 3-4 घंटे में नहीं करा पाएंगे। इसके मैं पूरे सेटअप के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इसकी जानकारी ये है कि जब लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी के तौर पे देखने लगते हैं और अपनी म्यूचुअल कंसेंट यानी कि एक मैच्योर कंसेंट के साथ में एक दूसरे को पति पत्नी के तौर पे स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये लोग न्यायालय में जाके किसी अधिवक्ता से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर मिलते हैं जो शादियाँ कराने के कार्य को करता है या शादियों को रजिस्टर्ड कराने के कार्य को करता है। इसमें 2 प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। एक ऐसे जो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आर्य समाज मंदिर, जैसे कि मदरसा बोर्ड, जैसे कि कोई चर्च, जैसे कि कोई गुरुद्वारा। तो अगर आप इस तरह के लोगों से मिले हैं और ये आपकी कोर्ट मैरिज कराने की बात कर रहे हैं, तो इनका जो फॉर्मेट रहेगा शादी कराने का, वो फॉर्मेट ये होगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स में ये लिखेंगे कि हम दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से शादी करने का इरादा है, हम दोनों की उम्र पूरी है, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, और आज के दिनांक में हम फला फला मंदिर में जाकर, फला फला मस्जिद में जाकर, फला फला जगह पर जाकर शादी करना चाहेंगे। और इन डॉक्यूमेंट को ले जाने के बाद में उसके एक एक एफिडेविट बना देते हैं, ट्रस्ट में देने के लिए, संस्था में देने के लिए, आर्य समाज मंदिर में देने के लिए, निकाह काजी को देने के लिए, चर्च में देने के लिए, या जहाँ पर भी आपकी शादी कराने की बात की जा रही है वहाँ पर देने के लिए एक सेट तैयार कर लेते हैं एफिडेविट का। आपके वहाँ पर शपथ पत्र दायर करने के बाद आपकी शादी को, आपकी रिचुअल शादी को कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार की शादियाँ कराने वाले लोग आपकी शादी को गलत तरह से कराने की कोशिश करते हैं। उनके पास में जो मंदिर या फिर जो संस्था या फिर जो काजी निकाह या फिर आदि चीज़ें जो होती हैं, उनमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं और वो लोग शादी को उस तरह से नहीं करा पाते जिस तरह से लीगल वे में करानी चाहिए। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यह अनिवार्य है कि लड़का और लड़की दोनों अग्नि के कुंड के 7 फेरे लेंगे, लेकिन अगर वो 7 फेरे नहीं लेते हैं, 1 फेरा या 2 फेरा फ़ोटो लेने के लिए कर लेते हैं और शादी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ऐसी शादी को मुकम्मल नहीं माना जा सकता है, ऐसी शादी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही अगर मुस्लिम लोगों में शादी करने के लिए लड़का और लड़की दोनों से कबूलियत नहीं कराई गई है, 2 गवाह और एक वकील का मतलब ये है जो आपको महर का प्रपोजल देगा और महर को एक्सेप्टेंस के बारे में आपको बताएगा। 2 गवाह और एक वकील आपकी शादी में शामिल नहीं हुए तब भी आपकी शादी को कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। काजी आपकी शादी को वाजिब रूप में कराने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो ये, लड़का और लड़की की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, लड़का और लड़की की एज कंप्लीट होनी चाहिए, शादी करने के काबिल होनी चाहिए एज। वो बात अलग है कि मुस्लिम लॉ में शादी करने के लिए किस एज को कंप्लीट माना जाएगा, किस एज को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो एक अलग इशू है, लेकिन शादी करने के लिए दोनों की एज कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा कि जो निकाह पढ़ाया जाएगा उसमें एक चीज़ होती है निकाह का खुतबा पढ़ाना। खुतबा एक तरह की मुस्लिम लोग रिलीजन में फ़ॉलो की जाने वाली चीज़ है, जिसमें लड़का और लड़की के लिए दुआएं होती हैं और खुदा से उनकी भविष्य के लिए दुआएं की जाती हैं। तो मुस्लिम मैरिज में इसको भी वाजिब करार दिया गया है। वाजिब का मतलब है कि की जाने वाली चीज़, इसको करना ही है। सुन्ना का मतलब है कि की गई हैं चीज़ें ऐसी और ऐसी करना बेहतर होता है, लेकिन वाजिब का मतलब होता है कि ये करनी ही है, ये इक्वल टू फ़र्ज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, एक वकील यानी कि आपका महर का प्रपोजल लाने वाला और ले जाने वाला बहुत ज़रूरी है। आपकी शादी को के बाद में खुतबा पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शादी में इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया गया है तब भी आपकी शादी पूरी तरह से एक सही मैनर में नहीं हुई है। इसके बाद में अगर आपकी शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करना है तो आपको वहाँ पर अपने मैरिज के संबंध में फ़ोटो भी प्रोड्यूस करने होंगे। इसलिए अगर आप अपनी मैरिज आर्य समाज मंदिर में कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष प्रकार के फ़ोटो ज़रूर ले लेने चाहिए। जैसे कि आप अग्नि के सम्मुख चारों तरफ जब फेरे ले रहे हैं तो उस वक्त आपको फ़ोटो लेने चाहिए। एक फ़ोटो में जब लड़की आगे चल रही है वो वाला फ़ोटो लेना चाहिए और एक फ़ोटो में जब लड़का आगे चल रहा है वो वाला फ़ोटो लेना चाहिए। कम से कम सिंदूर का एक फ़ोटो लेना ज़रूरी है। जब लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भर रहा है, गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए एक फ़ोटो भी होना चाहिए। और वागदान करते हुए यानी कि जब कन्यादान करते हैं तो कन्यादान का भी एक फ़ोटो होना चाहिए। बहरहाल अगर इनमें से कोई एक भी फ़ोटो है तब भी मैरिज रजिस्ट्रार आपकी शादी को एक्सेप्ट करके कि आपकी शादी हुई होगी, अगर गवाह उस बात को सत्यापित कर रहे हैं तो मान लेंगे और आपकी शादी रजिस्टर्ड करा देंगे। लेकिन आपके पास में ये सभी फ़ोटोज़ होने चाहिए जो फ़ोटोज़ मैंने बताए हैं। अगर आपका निकाह हुआ है तो निकाह होते समय पर आपके पास में वो फ़ोटो होना चाहिए जिसमें लड़का और लड़की अपने निकाहनामे पर सिग्नेचर कर रहे हैं। अगर निकाह के समय लड़का और लड़की दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं तो उस समय की फ़ोटो भी होनी चाहिए। अगर आपकी निकाह कंप्लीट हो गई उसके बाद में लड़का लड़की आपस में बैठे हुए हैं साथ में, तो अगर उस फ़ोटो को ले लेते हैं तो माना जाता है कि भी शादी के त्वरित बाद की फ़ोटो को भी
एक्सेप्ट करके मैरिज रजिस्टर्ड कर ली जाती है। इसके अलावा आपके दस्तावेज़ों के बारे में भी एक विशेष चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि जब आप अपने दस्तावेज़ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्तुत कर रहे हों तो आपके दस्तावेज में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र सभी दस्तावेजों में एक जैसी लिखी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र आपके आधार कार्ड में 1 जनवरी 1984 लिखी हुई है और आपके पैन कार्ड में 24 जनवरी 1984 लिखी हुई है, आपके पासपोर्ट में 16 जनवरी 1984 लिखी हुई है, अगर अलग अलग तरह की आपकी डेट लिखी हुई हैं तो ये आपके लिए कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई कराया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके हैं या नहीं है। फिर इसके लिए आपको और आपके ऐसे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आपको ऐसे कुछ विटनेसेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपके इन डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कर पाएँ कि भी हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक हैं और आपके ही डॉक्यूमेंट हैं। इनमें जो अलग अलग डेट आ गई है वो किसी मिस्टेक की वजह से हो गई है और आपको अलग से एक शपथ पत्र भी मूव करना पड़ता है, जिस शपथ पत्र में आपको यह लिख के देना पड़ेगा कि अलग अलग दस्तावेजों में जो आपकी एज में कमी आ गई है वो आपने जानबूझकर इंटेंशनली नहीं किया है, बल्कि यह एक भूलवश कारणवश हो गया है और ये इनएडवर्टेंटली है, ये कोई इंटेंशनली नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके दस्तावेज़ों में किसी प्रकार के नाम में मिस्टेक है तो उन मिस्टेक की स्पेलिंग्स को भी ठीक होना चाहिए। जैसे मेरा नाम जावेद है तो JAVED सही स्पेल है, लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में मेरी स्पेलिंग JAWED है तो ये रॉन्ग स्पेल है। अगर 2 डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्पेल आ गया है तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के संबंध में एक एफिडेविट मूव करना पड़ता है, जिसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी जो हुई है किस प्रकार से हो गई है, क्यों हो गई है या क्या कारण रहे हैं। बहरहाल आपको अपने डॉक्यूमेंट भी सही सुरक्षित रखने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं तो आपको उनको फेस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको वेरीफाई कराने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, एडिशनल एफिडेविट देने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी करवाने पड़ सकते हैं और फिजिकल भी चीज़ों को वेरीफाई करवाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके दस्तावेज़ों में कहीं पर कोई करेक्शन है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन पहले से ही करा लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को उस तरह से बना लें कि आपके हर डॉक्यूमेंट में आपकी उम्र, आपका रेजिडेंस, आपका एज, आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम सभी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। अगर अलग अलग नाम पते आ रहे हैं तो वो आपके लिए एक नुकसान की चीज़ है, आपके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर आपकी उम्र के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी स्टेटस को क्लियर करती हो तो आपको उन स्टेटस के बारे में भी ध्यान से चीज़ों को वेरीफाई कराना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपकी शादी पहले से हो गई है और आप एक डाइवोर्सी हैं तो आपको अपने डाइवोर्स की डिक्री भी लगानी पड़ेगी है। अगर आप कोई विडो या विडोवर हैं तो आपको अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ की डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर अपने आप को आप अनमैरिड क्लेम करते हैं तो इस बात के लिए आपको वेरीफाइड करने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि भी हाँ आप अनमैरिड हैं। तो चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं हैं जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमें गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनमें बनाकर दे दी जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब फेस करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही आपके सारे काम होने हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज का काम करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होती है उसमें आपको कहीं पर भी हर्डल की वजह से परेशान नहीं होना है। थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, एक बार में नहीं होगा तो 4 बार में होगा, लेकिन आपका काम ज़रूर होगा और सही तरह से होगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी होगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत है तो आपके काम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा और 100% होगा। अगर आपका काम नहीं कोई कर रहा है तो आप इस बात से घबराएं नहीं और ये देखें कि इस व्यक्ति के खिलाफ कहाँ पर शिकायत लगाई जा सकती है और काम न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ में ज़रूर से ज़रूर आपको शिकायत मूव करनी है और ऐसी शिकायत पर कार्यवाही ज़रूर ही होती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी डिपार्टमेंट को कोई व्यक्ति आपसे खुलेआम रिश्वत मांगेगा, अगर आप रिश्वत की पूर्ति नहीं करेंगे तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपको रिश्वत की पूर्ति नहीं करनी है तो आपको उसके खिलाफ शिकायत पत्र दायर करने का भी एक खुला ऑप्शन है, लेकिन ऐसी शिकायत दायर करने से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर कार्य करने की प्रणाली है उस प्रणाली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और आपका काम बिना लिए दिए नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं उन भ्रष्ट लोगों को भ्रष्ट कह रहा हूँ जो लोग वाकई में ही भ्रष्ट हैं। मेरा मानना ये है कि हमारे भारत देश में बहुत से लोग बहुत ही सभ्य, बहुत ही प्यारे हैं और आपके किसी भी काम के लिए आपसे कोई रिश्वत नहीं लेंगे, लेकिन ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे और बुरे दोनों लोग ही मिलने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति से आपका सामना हो जाए तो आपको उस व्यक्ति को किस तरह से टैकल करना है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति आपसे रिश्वत की मांग करे और इसके खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहते हैं तो आपको हिडन कैमरा वगैरह यूज़ करना चाहिए और उसके खिलाफ में एक सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करके उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। विजिलेंस आपके लिए हमेशा तत्पर है, आप जब चाहेंगे तब उसकी मदद ले पाएंगे।
अगर आपको ये जानना है कि आपको वकील अपॉइंट करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी वकील अपने केस के लिए अपॉइंट करें तो आपको ये ध्यान करना चाहिए कि आप कौन सा काम कहाँ पर किस वजह से किस व्यक्ति से कराना चाहते हैं। अगर आपने इस बात में कोई खामी छोड़ दी कि आप एक अच्छा वकील अपॉइंट नहीं कर पाए हैं अपने कार्यप्रणाली के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और आप एक सिविल मैरिज से सिविल लॉयर से अपना काम कराना चाहते हैं जो कि सिविल सर्विसेज को देखते हैं और टैक्स कंसल्टेंट हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज के कार्य का उनको अनुभव नहीं है, तो आप इसमें नुकसान में ही रहेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप कोर्ट मैरिज लॉयर से ही अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं या उनसे ही आप अपनी भेंट करें। बहरहाल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य लॉयर आपका काम नहीं करा सकते। लॉयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतना कैलिबर होता है कि कोई व्यक्ति बाहर जाकर भी अपनी शादियाँ वगैरह करा सकता है, लेकिन फिर भी एक लोकेलिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है और आसानी से काम हो जाता है। मैं किसी भी हालत में अपने किसी वकील भाई के किसी भी कार्य करने की क्षमता पर शक नहीं रखता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी वकील भाई अच्छे से अपने जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना शादी का काम या फिर कोई अन्य काम कराना चाहते हैं किसी वकील से, तो आप थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए। ऐसा ही ना हो कि भी अभी आपका 2007 में एनरोलमेंट हुआ है और 2007 में आपको शादी रजिस्टर्ड करानी है, उनको अभी उतनी ज़्यादा चीज़ें फिजिकली क्या चीज़ किस तरह से होनी है एक्ट की लॉ की नॉलेज होने के बावजूद भी उनको फिजिकल नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से भी एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में एक नियम ये है कि आप शादी सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहाँ के आप रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट में दो चीज़ें दी हैं, एक लोकल रेजिडेंट और एक परमानेंट रेजिडेंट। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट की बात करेंगे तो वह स्थान जहाँ पर आप परमानेंटली बचपन से लेकर अभी तक रहते आए हुए हैं उसको परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा। और लोकल रेजिडेंट की अगर आप बात करेंगे तो लोकल रेजिडेंट उस रेजिडेंट को माना जाएगा जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर आप कम से कम 30 दिन से रह रहे हों। अगर आपने आज ही रहना शुरू किया है तो आप आज ही अपनी शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसी मैरिज को अप्लाई करने के लिए आप कम से कम 30 दिन से वहाँ पर रह रहे हो तभी आप ऐसी मैरिज को अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे पहले इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व्ड कराना होता है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व्ड कराने के बाद में आपको 30 डेज़ के टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ता है। इंटेंट टू मैरिज के नोटिस को सर्व्ड कराने का तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे सेकंड शेड्यूल में इंटेंट टू मैरिज के नोटिस के बारे में प्रारूप दिया हुआ है, जिस प्रारूप में लिखा हुआ है कि हम एतद द्वारा यह कहते हैं कि भी हम फला फला यानी कि मैं जावेद अहमद और मेरी पत्नी जिनका नाम जो भी है XYZ है अपनी शादी करना चाहते हैं होने वाली पत्नी के बारे में। हालांकि मैं मैरिड हूँ तो यहाँ पर मैं गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ। मैं जावेद अहमद और फला फला लड़की हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, हम आपको यह नोटिस प्रेषित कर रहे हैं, आप इस नोटिस को स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद में अब से 90 दिन के भीतर हमारी मैरिज कंप्लीट कराने की प्रक्रिया को आरंभ करें और हमारी मैरिज कंप्लीट कराएं और हमें अपना मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करें। ये एक नोटिस प्रारूप होता है। अभी प्रारूप के कुछ शब्द मेरे दिमाग से इधर उधर हो गए हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के सेकंड शेड्यूल को पढ़ें। सेकंड शेड्यूल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंटेंट टू मैरिज का नोटिस किस तरह का देना है। साथ ही साथ उसमें आपके तीनों गवाह भी इस बात को वेरीफाई करेंगे कि आप इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व्ड कर रहे हैं, यानी कि तीनों गवाहों की भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी इंटेंट टू मैरिज के नोटिस के टाइम पर ही। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस कंप्लीट करने के बाद में आपको 30 डेज से लेकर 90 डेज तक का टाइम कोई आपके SDM साहब या मैरिज ऑफिसर साहब अपॉइंट करेंगे। उस डेट पर आप अपने विटनेसेस के साथ में फिर से अपीयर होंगे और अपने स्टेटमेंट वहाँ पर दर्ज कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। अगर इन बिटवीन किसी प्रकार की कोई आपत्ति आई है, जब आप पहुँचेंगे तो आपको आपत्ति के बारे में बताया जाएगा कि आपकी मैरिज में यह आपत्ति आई है, या तो आप इस आपत्ति को दूर करें या फिर इस आपत्ति के आधार पर आपकी मैरिज को खारिज कर दिया जाएगा, आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। तो ऐसी आपत्ति को हटा देने के बाद में आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 को क्लियरली पढ़ लिया है तो इस बात की कोई डाउट नहीं है कि आपकी मैरिज में आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में कुछ ही चीज़ों को दिया गया है जिसके आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती हैं। सबसे पहली ये है कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल का होना चाहिए। अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी मानसिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप मैरिज के लिए अप्लाई कर पाएँ, यानी कि आपको सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, आप समझ पाते हो कि भी मैरिज का मतलब क्या होता है और मैरिज के दायित्व क्या होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि आपको अगर कोई पागलपन के दौरे बार बार पड़ते हैं तब भी आप मैरिज करने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर अगर आप अपनी मानसिक क्षमता के कारण बच्चों के परवरिश करने में सक्षम नहीं है तब भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा ऐसे लोग भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर पाएंगे जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रथम शेड्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रथम शेड्यूल में ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिसमें उन रिश्तों को खोल दिया गया है कि जिन रिश्तों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में ही इस बात को भी बताया है कि उन लोगों के साथ में जो आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, अगर आपका उनके साथ में फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूरिन रिलेशन या फिर आपके अडॉप्शन की वजह से कोई रिलेशन है, तब भी आप ऐसे लोगों के साथ में शादी नहीं कर पाएंगे। आप इसमें अडॉप्शन का या हाफ ब्लड या फुल ब्लड का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद में एक प्रोविज़ो और जोड़ दिया गया है कि अगर आपके खुद के जो पर्सनल लॉ है वो आपको ऐसी प्रकार की मैरिज करने के लिए अलाउ करता है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहे हैं लोग, ऐसी लोगों के साथ शादी करने के लिए अगर आपको अलाउ करता है तो आप ऐसी मैरिज कर भी सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में मैरिज रजिस्ट्रार आपको अपने चैम्बर में बुलाएंगे या मैरिज ऑफिसर आपको अपने चैम्बर में बुलाएंगे और आपकी डिटेल में बात करेंगे आपसे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको ये चाहिए मैरिज चाहिए या नहीं चाहिए। आप उस मैरिज को करने के बाद में आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैरिज रजिस्ट्रार के पास जब आप अपने बयान दर्ज कराने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने में सक्षम नहीं है तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। आपको अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। आपको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं रखना है, नहीं देना है जो झूठा है, क्योंकि जब आप मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट देंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रतिज्ञा पत्र में एक बात और लिखनी होगी कि अगर आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज सभी जेन्युइन है, कोई भी फॉल्स दस्तावेज नहीं है। अगर आपने कोई झूठा दस्तावेज मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया तो उस आधार पे आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट जब आपको प्राप्त होगा तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट की भाषा कुछ इस तरह की रहेगी कि मैं फला फला मैरिज ऑफिसर यह सर्टिफाइड करता हूं कि भी फला फला लोगों ने ए और बी ने बी और सी से शादी कर ली है, जिसके माता पिता का नाम ये है, इनकी शादी मेरे ऑफिस में इतनी तारीख को रजिस्टर्ड हो गई है और मैं यह सर्टिफाइड करता हूँ कि इन लोगों की शादी के बाद में अब ये पति पत्नी हो गए हैं। उसके बाद में लड़का लड़की के सिग्नेचर होते हैं, तीनों विटनेस के सिग्नेचर होते हैं और बॉटम में SDM की या तो सिग्नेचर होंगे, मैरिज ऑफिसर के या तो सिग्नेचर होंगे या फिर उनकी डिजिटल सिग्नेचर होंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर हैं तब भी वो सफिशिएंट है और मैरिज सर्टिफिकेट को मान्य माना जाएगा। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट जितने भी होंगे उन सब पर एक एप्लीकेशन और उनका बार कोड होगा जिससे उनको ऑनलाइन वेरीफाई करा जा सके। ऐसा नहीं है कि उनको फिजिकली वेरीफाई कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आपको जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो उसका प्रक्रिया के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपना एनरोलमेंट कराना होगा। एनरोलमेंट कराने के बाद में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, लड़की के डॉक्यूमेंट्स, अपना एफिडेविट, लड़की का एफिडेविट, अपने विटनेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपना फ़ोटो, लड़की का फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट डेट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट डेट से पहले जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कराने होंगे। चेक कराने के बाद में आपको फिर से पुनः अपीयर होना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में और वहाँ पर जाने के बाद अपनी शादी को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपको इस वीडियो में कोशिश कर रहा था कि मैं आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में और मैरिज के बारे में कंप्लीट प्रोसेस से अवगत करा पाऊँ, लेकिन यह वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की हो गई है। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ और कल वीडियो यहाँ से शुरू करूँगा और एक नई वीडियो क्रिएट करूँगा। तो मैं जावेद अहमद एडवोकेट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मैरिज के बारे में या अन्य किसी लीगल पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मेरी वीडियो देखने में इतना समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपसे ये बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, उन्हों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल को थोड़ी सहानुभूति मिल पाए और लोग इस चैनल को देख पाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मुझसे कोई नई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के बारे में मुझे सजेशन कीजिए। अगर लीगल पॉइंट पे मेरी जानकारी अच्छी होगी तो मैं उस पॉइंट पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं एडवोकेट जावेद अहमद अभी आपसे विदा चाहूँगा कल तक के लिए और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।